रात के 2 बजे, जब पूरा शहर गहरी नींद में था, एक फैक्ट्री की मंद रोशनी में एक महिला मजदूर कपड़े सी रही थी। उसकी उंगलियां तेजी से सुई धागे से काम कर रही थी, चेहरे पर थकान के गहरे निशान। अचानक फैक्ट्री का मालिक रमन सिंह शराब के नशे में धुत वहां पहुंचा। अभी भी काम बाकी है, रात भर करना होगा, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। उसकी आवाज में नशे का गुरूर था। महिला ने धीरे से सिर उठाया। साहब, ये गलत है, हमें भी आराम चाहिए। अरे, तू मुझसे बहस करेगी? रमन सिंह गुस्से में आगे बढ़ा। जैसे ही उसने महिला के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा, पूरी फैक्ट्री में गूंज उठी। दूसरे मजदूर डर से सहम गए, लेकिन उस महिला की आंखों में कोई डर नहीं था। वो धीरे से खड़ी हुई, खून पोंछा, और फिर जो हुआ उससे रमन सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या होता है जब फैक्ट्री मालिक को पता चलता है कि जिस मजदूर औरत को उसने मारा वो कोई आम मजदूर नहीं, बल्कि जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम मैडम है? और क्यों उन्होंने ये खतरनाक खेल खेला? आप सभी का इस कहानी में स्वागत है। आज जो सच्चाई आपके सामने आने वाली है वो हमारे समाज के हर कोने में छुपी हुई है। मजदूरों के साथ होने वाले अन्याय की ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि हजारों लोगों का दर्द है। अगर आप भी मानते हैं कि मेहनतकश लोगों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं कि क्या आपने भी कभी ऐसा अन्याय देखा है। आपका हर लाइक, हर कमेंट इन कहानियों को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक ये सच्चाइयां छुपी रहेंगी, तब तक बदलाव नहीं आएगा। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्यों डीएम मैडम ने यह खतरनाक कदम उठाया और कैसे एक रात में पूरा सिस्टम हिल गया। शहर के बाहरी इलाके में स्थित सरस्वती टेक्सटाइल्स फैक्ट्री। दिन में तो यहां सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में यहां एक अलग ही कहानी शुरू होती थी। 200 से ज्यादा महिला मजदूर यहां काम करती थी, ज्यादातर गांव से आई गरीब औरतें, जिन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजबूरी में यहां काम करना पड़ता था। रात की शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चलती थी। पैसे भले ही कम मिलते थे, लेकिन इन औरतों के पास कोई और चारा भी नहीं था। फैक्ट्री का मालिक रमन सिंह एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था। मजदूरों की परेशानियां उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। यहां काम करने वाली महिलाओं से अक्सर कहा जाता था कि वे भाग्यशाली हैं कि उन्हें काम मिला है, लेकिन हकीकत यह थी कि उनका शोषण हो रहा था। समय पर तनख्वाह नहीं मिलती थी, ओवरटाइम के पैसे काट लिए जाते थे, और सबसे बुरी बात यह थी कि अगर कोई शिकायत करे तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता था। कई बार स्थानीय प्रशासन के पास शिकायतें आई थी, लेकिन रमन सिंह के राजनीतिक संपर्क इतने मजबूत थे कि कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी। रिश्वत और धमकी के बल पर वो हर मामले को दबा देता था। सुनीता, कमला, मीरा जैसी दर्जनों औरतें यहां काम करती थी। हर एक की अपनी मजबूरी थी, अपना दुख था, लेकिन सबकी एक ही समस्या थी। वे अपनी आवाज नहीं उठा सकती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं नौकरी न चली जाए। रमन सिंह को लगता था कि ये गरीब औरतें उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकतीं। उसका अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसके इस अहंकार को चूर चूर करने वाली एक तूफान आने वाली थी। स्नेहा शर्मा, 35 साल की एक ऐसी आईएएस अधिकारी जिसकी ईमानदारी और न्यायप्रियता की चर्चा पूरे राज्य में थी। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी पोस्टिंग के बाद से कई भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ गई थी, लेकिन स्नेहा के पास सिर्फ पद की शक्ति ही नहीं थी, बल्कि एक गहरी व्यक्तिगत प्रेरणा भी थी। बचपन में स्नेहा ने अपनी मां को एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते देखा था। रोज रात को जब मां घर लौटती तो उसकी उंगलियां खून से लथपथ होती थी, आंखों में आंसू होते थे, लेकिन फिर भी वो चुप रहती थी, क्योंकि घर चलाने के लिए उस नौकरी की जरूरत थी। एक दिन जब स्नेहा की मां ने मालिक के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो उसे बेरहमी से नौकरी से निकाल दिया गया था। उस दिन छोटी स्नेहा ने अपनी मां को रोते हुए देखा था और मन में ठान लिया था कि एक दिन वो इन मजदूरों का हक दिलाएगी। पिछले 3 महीनों से स्नेहा के पास
सरस्वती टेक्सटाइल्स के खिलाफ कई शिकायतें आ रही थी। महिला मजदूरों का शोषण, जबरन ओवरटाइम, तनख्वाह न देना, यहां तक कि यौन उत्पीड़न की भी शिकायतें थीं। लेकिन जब भी वो अपने अधिकारियों को जांच करने भेजती तो रमन सिंह किसी तरह मामले को दबा देता था। स्नेहा समझ गई थी कि औपचारिक जांच से कुछ नहीं होगा। सच्चाई जानने के लिए उसे खुद वहां जाना होगा, लेकिन डीएम के रूप में नहीं, बल्कि एक आम मजदूर के रूप में। यही एकमात्र तरीका था जिससे वो रमन सिंह के असली चेहरे को उजागर कर सकती थी। रात भर सोचने के बाद स्नेहा ने एक खतरनाक फैसला लिया। वो सुनीता नाम से एक मजदूर बनकर फैक्ट्री में काम करेगी। अपने भरोसेमंद अधिकारी को छोड़कर किसी को इस योजना के बारे में नहीं बताया। सुबह 8 बजे स्नेहा ने अपने कमरे के आईने में खुद को देखा। बाल बिखरे हुए, पुराना सूती सलवार कमीज, चप्पल में छेद और चेहरे पर एक गरीब विधवा का भोलापन। अब वो डीएम स्नेहा शर्मा नहीं, बल्कि सुनीता थी, एक गांव से आई मजदूर औरत। फर्जी कागजात तैयार करवाए गए थे। आधार कार्ड, राशन कार्ड, सब में सुनीता देवी का नाम था। पति की मौत हो गई, 2 बच्चे हैं, काम की सख्त जरूरत है। ये कहानी तैयार की गई थी। फैक्ट्री के गेट पर पहुंचकर स्नेहा ने सुपरवाइजर से मिली। साहब, मुझे काम चाहिए, मैं बहुत मेहनत करूंगी। उसकी आवाज में एक मजबूर औरत की गिड़गिड़ाहट थी। सुपरवाइजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। पहले कभी फैक्ट्री में काम किया है? जी हां साहब, गांव में छोटी फैक्ट्री में काम करती थीं। ठीक है, दिन की शिफ्ट में काम कर, 3,000 महीना मिलेगा। काम शुरू करते ही स्नेहा को एहसास हो गया कि शिकायतें कितनी सच्ची थी। मशीनें इतनी पुरानी थी कि कभी भी हादसा हो सकता था। हवा में धूल और रुई के फाहे उड़ रहे थे। पीने का साफ पानी नहीं था। शौचालय की हालत इतनी बुरी थी कि इस्तेमाल करना मुश्किल था। शौचालय की हालत एहसास हो सकता था। हवा में धूल और रुई के फाहे उड़ रहे थीं कि कभी भी हादसा हो सकता था। हवा में धूल और रुई के फाहे उड़ रहे थीं कि कभी भी हादसा हो सकता था। हवा में मुश्किल था। दोपहर में खाना खाते समय दूसरी मजदूर औरतों से बात की। कमला ने धीरे से कहा, बहन, यहां सब्र रखना पड़ता है। मालिक साहब का गुस्सा बहुत तेज है। मीरा ने इधर उधर देखकर कहा, रात की शिफ्ट में मत जाना, वहां और भी परेशानी है। स्नेहा ने पूछा, क्यों, क्या होता है रात में? कुछ नहीं, बस रमण साहब कभी कभी आ जाते हैं, शराब पीकर आते हैं। शाम को जब स्नेहा घर लौटी तो उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मजदूरी कितनी कठिन है। लेकिन अभी तो यह सिर्फ शुरुआत थी। असली तस्वीर अभी सामने आनी बाकी थी। कुछ दिन बाद स्नेहा ने जानबूझकर रात की शिफ्ट के लिए कहा। सुपरवाइजर ने हैरानी से देखा, रात की शिफ्ट? तुम्हें पता है वहां क्या होता है? कोई बात नहीं साहब, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। रात की शिफ्ट का पहला दिन स्नेहा के लिए आंख खोलने वाला था। शाम 7 बजे जब वो फैक्ट्री पहुंची तो माहौल बिल्कुल अलग था। दिन में जो थोड़ी सी रौनक दिखती थी वो गायब थी। अंधेरे कोनों में छुपी हुई एक डरावनी दुनिया नजर आई। फोरममैन रविंद्र की नजरें लड़कियों पर गलत तरीके से घूमती रहती थी। जब भी कोई लड़की काम धीमा करती वो उसके पास जाकर खड़ा हो जाता। तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि यहां कैसे काम किया जाता है। उसके शब्दों में छुपी धमकी साफ थी। स्नेहा ने देखा कि तनख्वाह की पर्ची में लिखा था 3,000 रुपए, लेकिन हाथ में सिर्फ 2,000 दिए जाते थे। जब किसी ने पूछा तो बताया गया कि बाकी पैसे बीमा, खाना और सफाई के नाम पर काट लिए गए हैं। लेकिन ना तो कोई बीमा था, ना खाने की सही व्यवस्था। दूसरे दिन स्नेहा ने एक चौंकाने वाली बात सुनी। कमला ने दबी आवाज में कहा, सुनीता बहन, यहां कुछ लड़कियां कभी वापस नहीं गई। कहां गई वो? पता नहीं। पहले कहते थे घर चली गई, फिर कहने लगे दूसरी जगह काम मिल गया। लेकिन सुमित्रा ने अपने घर फोन तक नहीं किया था। रात के 3 बजे जब फैक्ट्री में सिर्फ 20 लड़कियां बची थीं, तब स्नेहा ने सबसे डरावनी चीज देखी। फोरमैन रविंद्र ने 17 साल की प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे स्टोर रूम की तरफ ले जाने लगा। साहब, मुझे काम करना है, प्रिया ने डरते हुए कहा। काम यही है,
चुपचाप चल वरना नौकरी से हाथ धो बैठेगी। स्नेहा का खून खौल गया। वो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अपनी पहचान छुपाने की मजबूरी थी। उसने दूसरा तरीका सोचा। अरे प्रिया, तेरी मां का फोन आया था, कह रही थी तबीयत खराब है। स्नेहा चिल्लाई। फोरम मैन रुक गया। प्रिया तुरंत वापस अपनी जगह भाग गई। तीसरे दिन स्नेहा को पता चला कि फैक्ट्री में नकली कपड़े भी बनाए जाते हैं। बड़े ब्रांड के लेबल लगाकर बाजार में महंगे दामों पर बेचे जाते हैं। इस काम में कुछ मजदूर भी शामिल थे, जिन्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे। चौथे दिन रमन सिंह खुद आया। शराब के नशे में था। उसने सभी को एक साथ इकट्ठा किया। सुनो सब, कल बड़ा ऑर्डर आया है। रात भर काम करना होगा। जो मना करेगा उसकी छुट्टी। एक बुजुर्ग औरत बोली, साहब, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। रमन सिंह ने उसे घूर कर देखा। इंसान? तुम सिर्फ मजदूर हो। यहां मेरा राज चलता है। स्नेहा समझ गई कि यहां सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। यह सिर्फ मजदूरी का मामला नहीं, बल्कि इंसानी तस्करी और मानव अधिकारों का हनन है। पांचवीं रात। स्नेहा को लगा था कि अब तक उसने सब कुछ देख लिया है, लेकिन इस रात जो हुआ वो उसकी कल्पना से भी भयानक था। शुक्रवार की रात थी, महीने का आखिरी दिन। फैक्ट्री में सिर्फ 15 लड़कियां थीं और 3 पुरुष सुपरवाइजर। रात के 11 बजे अचानक रमन सिंह का आना हुआ। वो पूरी तरह नशे में धुत था। उसके साथ 2 और आदमी थे, जो उसके दोस्त लगते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आज सभी को रात भर काम करना होगा। कल सुबह तक 500 पीस तैयार करने हैं, रमन सिंह ने हुक्म दिया। लेकिन साहब, हमारी शिफ्ट 6 बजे खत्म हो जाती है, एक लड़की ने हिम्मत करके कहा। शिफ्ट? यहां मेरी शिफ्ट चलती है, जो मना करेगा उसकी नौकरी गई। स्नेहा ने देखा कि सभी लड़कियां डर गई थी। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रमन सिंह का व्यवहार और भी अजीब हो गया था। वो हर लड़की को घूर कर देख रहा था। रात के 1 बजे उसने कहा, सभी अपना काम छोड़ो, पहले मेरे दोस्तों का स्वागत करो। स्वागत का मतलब? कमला ने डरते हुए पूछा। जो मैं कहूं वही करो, यहां सवाल करने का हक नहीं है। स्नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ गई कि अब स्थिति खतरनाक हो रही है। उसने इधर उधर देखा। सभी लड़कियां सहमी हुई थी। रमन सिंह ने सबसे छोटी लड़की रीता की तरफ इशारा किया। तू यहां आ। नहीं साहब, मुझे काम करना है, रीता ने कांपते हुए कहा। काम? अरे तेरा काम यही है जो मैं कहूं। रमन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया। रीता चीखने लगी। बाकी लड़कियां डर से दीवार से चिपक गई। स्नेहा से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आगे बढ़ी। छोड़िए उसका हाथ, ये गलत। रमन सिंह ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और नशा दोनों था। अरे, तू कौन है मुझे सिखाने वाली? नई आई है ना, अभी सिखाता हूं तुझे। उसने स्नेहा का हाथ जोर से झटका दिया। स्नेहा लड़खड़ाई, लेकिन गिरी नहीं। तुम यहां के मालिक हो सकते हैं, लेकिन ये लड़कियों के साथ जो कर रहे हैं वो अपराध है। अपराध? रमन सिंह हंसा। यहां कानून में हूं, पुलिस भी मेरी जेब में है। उसने अपना हाथ उठाया और स्नेहा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। आवाज इतनी तेज थी कि पूरी फैक्ट्री में गूंज गई। स्नेहा के होंठ से खून निकल आया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कोई डर नहीं था, बल्कि अब उसकी आंखों में एक अलग ही आग जल रही थी। रमन सिंह ने फिर हाथ उठाया। अभी और सिखाऊंगा तुझे। लेकिन इस बार स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रमन सिंह चौंक गया। बहुत हो गया, अब बस। स्नेहा की आवाज अब बिल्कुल बदल गई थी। अब वो एक डरी हुई मजदूर की आवाज नहीं थी। स्नेहा धीरे धीरे खड़ी हुई, अपने होंठ से खून पोंछा। फिर उसने रमन सिंह की आंखों में सीधे देखा। उसकी नजरों में अब वो डर नहीं था, जो एक मजदूर औरत में होता है। अब उसकी आंखों में अधिकार की चमक थी। हमने बहुत बड़ी गलती की है रमन सिंह। रमन सिंह हकलाया। क्या? क्या मतलब? तू कौन है? स्नेहा ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी।
अपने बालों को ठीक किया। अचानक उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया था। अब वो डरी हुई सुनीता नहीं थी। मैं वो हूं जिसे तुमने अभी तक सिर्फ फाइलों में देखा होगा। उसने अपनी जेब से एक विशेष फोन निकाला। रमन सिंह और उसके दोस्त उत्सुकता से देख रहे थे। स्नेहा ने एक नंबर डायल किया। फोन की घंटी सन्नाटे में गूंज रही थी। हेलो, यहां जिला अधिकारी स्नेहा शर्मा बोल रही हूं। रमन सिंह का चेहरा एकदम सफेद हो गया। उसके दोस्त एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या क्या बकवास कर रही है तू? झूठ बोल रही है, रमन सिंह हकलाया। झूठ, स्नेहा मुस्कुराई। 5 मिनट बाद तुम्हें पता चल जाएगा। फोन पर उसने कहा, सरस्वती टेक्सटाइल्स में तुरंत पूरी टीम भेजो, मैं यहां फंसी हूं। जी मैडम, 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। अब रमन सिंह के चेहरे पर पसीना आ गया था, लेकिन अभी भी उसे पूरा यकीन नहीं हो रहा था। तू डीएम है? असंभव। क्यों? तुम्हें लगता था कि डीएम सिर्फ बड़ी कार में आकर फाइलें देखेगा? तुम्हें लगता था कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि यहां क्या हो रहा है? स्नेहा की आवाज में अब वो अधिकार था जो एक जिला अधिकारी में होता है। मैंने 5 दिन तक तुम्हारे यहां काम किया, देखा कि कैसे तुम मजदूरों का शोषण करते हो, कैसे उनके साथ अत्याचार करते हो। रमन सिंह अब घुटनों पर गिर पड़ा। मैडम, मैडम माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। अगर तुम्हें पता होता तो क्या फर्क पड़ता? क्या तब तुम इन मासूम लड़कियों को नहीं सताते? दूर से पुलिस की सायरन की आवाज आने लगी। रमन सिंह के दोस्त भागने की कोशिश करने लगे। कहीं नहीं जा रहा कोई, सब यहीं रुको। स्नेहा की आवाज में इतना अधिकार था कि सभी वहीं रुक गए। 2 मिनट बाद पुलिस की गाड़ियां फैक्ट्री के बाहर आकर रुकी। सायरन की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। काले चश्मे वाली गाड़ियों से सादे कपड़ों में अधिकारी उतरे। फैक्ट्री के अंदर सब सन्नाटा था। सभी मजदूर लड़कियां हैरानी से देख रही थी। रमन सिंह की सांस फूलने लगी थी। फैक्ट्री के दरवाजे खुले और अंदर पुलिस की विशेष टीम दाखिल हुई। सबसे आगे एसपी साहब थे। उनके पीछे महिला पुलिस अधिकारी और सीआईआईडी की टीम। सभी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मैडम, आप ठीक तो हैं? एसपी ने स्नेहा से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन यहां जो हो रहा था वो ठीक नहीं है। स्नेहा ने रमन सिंह की तरफ इशारा किया। इसने मुझ पर हाथ उठाया है, और ये सब जानते हुए कि मैं एक महिला हूं। रमन सिंह अभी भी कांप रहा था। मैडम, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप कौन हैं। और अगर मैं सच में एक मजदूर होती तो क्या तब ये सब सही था? स्नेहा की आवाज में आग थी। एसपी ने रमन सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जैसे ही हथकड़ी लगाई गई, रमन सिंह रोने लगा। मैडम, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, मुझे माफ कर दीजिए। जब तुम इन मासूम लड़कियों के साथ अत्याचार कर रहे थे, तब तुम्हें अपने बच्चों की याद नहीं आई? इसी बीच साइडी की टीम ने पूरी फैक्ट्री की तलाशी शुरू कर दी। स्टोर रूम से नकली कपड़े बरामद हुए। दफ्तर से झूठे रिकॉर्ड मिले। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक छुपे हुए कमरे से कुछ लड़कियों के आधार कार्ड और पासपोर्ट मिले। ये क्या है? एसपी ने पूछा। स्नेहा ने जांच कराई तो पता चला कि ये उन लड़कियों के कागजात हैं जो गायब हो गई थी। रमन सिंह उनके कागजात रोक कर रखता था ताकि वे कहीं भाग न सकें। इंसानी तस्करी का भी केस बनेगा इस पर, एसपी ने कहा। फैक्ट्री की सभी महिला मजदूरों से पूछताछ की गई। एक एक करके सबने अपनी आपबीती सुनाई। कमला ने बताया कि कैसे उसकी तनख्वाह काटी जाती थी। मीरा ने बताया कि कैसे फोरमैन उन्हें परेशान करता था। प्रिया ने रोते हुए बताया कि कैसे उसे धमकाया जाता था। नेहा ने सभी से कहा, अब आप सभी को डरने की जरूरत नहीं। आपकी सारी तनख्वाह वापस मिलेगी, और जो लोग आपको परेशान करते थे वे सब जेल जाएंगे। रात भर चली जांच में कई और अपराध सामने आए। फैक्ट्री में बाल मजदूरी भी होती थी। 15 साल से कम उम्र के बच्चे रात की शिफ्ट में काम करते थे। उनके माता पिता को झूठे वादे करके बहलाया जाता था।
सबसे बड़ी बात यह निकली कि रमन सिंह अकेला नहीं था। इस धंधे में स्थानीय नेता, कुछ पुलिस अधिकारी और ठेकेदार भी शामिल थे। उनकी एक पूरी चैन थी जो गरीब लड़कियों को फंसाकर उनका शोषण करती थी। स्नेहा ने तत्काल सभी संबंधित लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। रात भर चलकर पुलिस ने पूरे गिरोह को पकड़ा। सुबह तक सब कुछ खत्म हो गया था। फैक्ट्री सील कर दी गई। सभी मजदूरों को उनका हक दिलाया गया। जो लड़कियां गायब थी, उनकी खोजबीन शुरू की गई। स्नेहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। यह सिर्फ एक फैक्ट्री का मामला नहीं है, यह हमारे समाज की एक बीमारी है जिसका इलाज जरूरी है। अगली सुबह पूरे देश में यह खबर फैल गई। हर अखबार की मुख्य सुर्खी थी, महिला डीएम ने मजदूर बनकर उजागर किया शोषण का सच। टेलीविजन चैनलों पर दिन भर यही चर्चा चलती रही कि कैसे एक अधिकारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई का पता लगाया। स्नेहा शर्मा रातों रात पूरे देश की हीरो बन गई। सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे। लेकिन स्नेहा के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने तुरंत जिले की सभी फैक्ट्रियों की जांच के आदेश दिए। 15 दिन के अंदर 36 फैक्ट्रियों में छापेमारी हुई। हर जगह कुछ न कुछ गड़बड़ मिली। मजदूरों के साथ अनायाय, बाल मजदूरी, झूठे रिकॉर्ड, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन। स्नेहा ने एक नई व्यवस्था शुरू की। हर महीने वो अलग अलग भेष में किसी न किसी जगह जाकर जांच करती। कभी सरकारी अस्पताल में मरीज बनकर, कभी स्कूल में अभिभावक बनकर, कभी राशन की दुकान पर ग्राहक बनकर। जिले में भ्रष्टाचार कम होने लगा। अधिकारी डरने लगे कि कहीं सामने वाला व्यक्ति डीएम मैडम तो नहीं। लोगों में एक नई उम्मीद जगी कि अब उनकी आवाज सुनी जाएगी। रमन सिंह को 7 साल की सजा हुई। उसके साथियों को भी जेल भेजा गया। जो पुलिस अधिकारी इस गिरोह में शामिल थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। सबसे अच्छी बात यह हुई कि सरस्वती टेक्सटाइल्स में काम करने वाली सभी महिलाओं को उनकी रोकी गई तनख्वाह मिल गई। सरकार ने उनके लिए एक विशेष फंड बनाया। उन्हें नए रोजगार भी मिले। प्रिया, जो 17 साल की थी, उसने पढ़ाई फिर से शुरू की। कमला ने अपना छोटा सा धंधा खोला। मीरा ने सिलाई कढ़ाई का काम सीखा। स्नेहा ने एक खास काम किया। उन्होंने जिले में मजदूरों के लिए एक हेल्पलाइन बनवाई। अगर कहीं भी किसी मजदूर के साथ अन्याय हो, तो वो सीधे डीएम ऑफिस में फोन कर सकता है। 3 महीने बाद स्नेहा फिर उसी इलाके में गई। अब वहां का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। मजदूर खुश थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। नई फैक्ट्रियां खुली थीं, जहां मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार होता था। एक दिन कमला मिली। उसने स्नेहा के पैर छूकर कहा, मैडम, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। अब हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं। हमें अपना हक मिल रहा है। स्नेहा की आंखें भर आई। यही तो चाहिए था। अब आप सभी खुश हैं। स्नेहा ने अपने भाषण में कहा, मजदूर इस देश की रीढ़ हैं। उनका शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप कहीं भी अन्याय देखते हैं तो चुप मत रहिए। आवाज उठाइए। सिस्टम तभी बदलेगा जब हम सब मिलकर खड़े होंगे। आज स्नेहा शर्मा सिर्फ एक जिला अधिकारी नहीं है। वो उन करोड़ों लोगों की आवाज बन गई हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते। उनकी इस घटना के बाद पूरे देश में बदलाव की लहर आई है। कई राज्यों में अधिकारियों ने स्नेहा की तरह भेष बदलकर जांच करना शुरू किया है। मजदूर संघों ने नई ताकत पाई है। अब वे बिना डरे अपनी बात कह सकते हैं। फैक्ट्री मालिक अब 2 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी मजदूर असल में कोई अधिकारी हो सकता है। स्नेहा का यह कदम सिखाता है कि वास्तविक नेतृत्व कुर्सी पर बैठकर फाइलें देखने से नहीं आता। यह जमीनी हकीकत को समझने से आता है। जब आप उन लोगों के दर्द को महसूस करते हैं जिनकी सेवा करना आपका कर्तव्य है। आज भी स्नेहा हर महीने अलग अलग भेष में निकलती हैं। कभी बस स्टैंड पर यात्री बनकर, कभी अस्पताल में मरीज के रिश्तेदार बनकर। उनका मकसद साफ है, सिस्टम की हर खामी को दूर करना है। उनके इस काम से प्रेरणा लेकर आज हजारों युवा प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देख रहे हैं। वे चाहते हैं कि वे भी स्नेहा की तरह समाज को बदलें। यह कहानी हमें सिखाती है
कि हर किसी के अंदर एक योद्धा छुपा होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अन्याय के सामने चुप रहना भी एक अपराध है। जब आप गलत को गलत कहने से डरते हैं, तो आप उस अन्याय के साफीदार बन जाते हैं। स्नेहा शर्मा का संदेश साफ है, डरिए मत, डटे रहिए। सच्चाई की जीत निश्चित है। आज जब भी कोई मजदूर अपना हक मांगता है, कोई महिला अपनी इज्जत की रक्षा करती है, कोई युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो वो स्नेहा शर्मा की प्रेरणा से करता है। क्या आप भी तैयार हैं अपने आसपास के अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए? क्या आप भी बदलाव की इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे? यह फैसला आपका है, लेकिन याद रखिए, जब आप चुप रहते हैं, तो अन्याय और मजबूत हो जाता है। स्नेहा शर्मा ने साबित कर दिया कि एक इंसान की हिम्मत पूरे सिस्टम को बदल सकती है। बस शर्त यह है कि वो हिम्मत सच्ची होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और न्याय के लिए होनी चाहिए। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन बदलाव की शुरुआत अब आपसे होगी।